आज की वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड कौन कौन सी आइडियोलॉजीज़ हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं और पृथ्वी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बनी होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है अरुण कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं T2 क्लासेस। शुरू कर लेते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड इस वीडियो को। फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत ये सब हम पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं। आज बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। तो देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई उसमें सबसे प्रारंभिक जो आइडियोलॉजी थी, प्रारंभिक जो विचार थे, उसमें सबसे पहला विचार थेल्स का था। इनको कहा जाता है मोनोथिज्म। क्या कहा जाता है? मोनोथिज्म, यानी एक तत्ववाद की सिद्धांत, एक तत्ववाद का सिद्धांत, मोनोथिज्म थ्योरी। ठीक है, एक तत्ववाद, जैसे नाम से पता चल रहा है किसी एक तत्व के कारण पृथ्वी के बनने की विचारधारा होगी। तो ऑल थिंग्स ओरिजिनेट फ्रॉम वाटर एंड इवेंचुअली ऑल थिंग्स डिजोल्व इन इट। तो थेल्स का कहना था कि सारी जो चीज़ें हैं पृथ्वी पर, जो पृथ्वी है और पृथ्वी पर बनी हुई सारी चीज़ें हैं वो पानी से बनी हैं और अंततः सारी चीज़ें पानी में ही मिल जाएंगी, क्योंकि ये केवल पानी से बनने की बात कर रहे थे, एक तत्व से बनने की बात कर रहे थे। इसलिए इस थ्योरी को कहा जाता है एक तत्ववाद सिद्धांत या मोनोथिज्म थ्योरी। आसपास की आवाज़ें आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रही होंगी, उनको थोड़ा आप मेरे साथ बेयर कीजिएगा। दूसरा सिद्धांत था एनेक्सिमीनीज का। एनेक्सिमीनीज ने कहा क्या? ही हैज़ कंसिडर्ड एयर एज द रूट कोज ऑफ द अर्थ। यहाँ पे पानी की बात करी थी थेल्स ने, और एनेक्सिमीज ने कहा कि नहीं, पानी से चीज़ें नहीं बनी हैं, जो चीज़ें हैं वो किससे बनी हैं? हवा से बनी हैं। तो ये थ्योरी भी जो थी वो एक तत्ववाद की सिद्धांत ही था। और तीसरा सिद्धांत था हरक्लिटस का। किसका? हेरेक्लिटस का। इन्होंने बोला कि नहीं भाई, पानी से भी नहीं बनी और जो है हवा से भी नहीं बनी, सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आग से बनी हैं और अंततः जो सब चीज़ें हैं वो आग में ही मिल जाएंगी। वाटर एंड अर्थ हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम फायर। पानी भी आग से बना है और पृथ्वी आग से बनी है। दिस एलिमेंट इज फ्लेमिंग एंड डायनामिक। ये जो आग है ये फ्लेमिंग है और डायनामिक है। तो देखिए, ये जो सारी की सारी थ्योरियाँ थी, ये इनिशियल आइडियोलॉजी थी, ये आपके एग्जाम में पूछी नहीं जाएंगी, बस आपको पता होना चाहिए हम चैप्टर को शुरू कैसे कर रहे हैं। तो थेल्स ने एक थ्योरी दी, एक थ्योरी एनेक्सिमीनीज ने दी, एक थ्योरी हेराक्लिटस ने दी। ये एक तत्ववाद के सिद्धांत हैं। एक तत्ववाद यानी एक तत्व की बात कर रहे हैं। किस तत्व की बात कर रहे हैं? पानी की बात कर रहे हैं, दूसरी में हवा की बात कर रहे हैं, तीसरी में आग की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम सीधे चलते हैं मॉडर्न आइडियोलॉजी। अभी जो वर्तमान में सिद्धांत आए वो कौन कौन से सिद्धांत थे? तो देखिए, मॉडर्न आइडियोलॉजी है वो भी दो कॉन्सेप्ट पे आधारित है, अद्वैतवादी और द्वैतवादी, यानी मोनोस्टिक्स कॉन्सेप्ट और ड्यूलिस्टिक्स कॉन्सेप्ट। मोनोस्टिक कॉन्सेप्ट और ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट। मोनोस्टिक को हिंदी बोलते हैं अद्वैतवादी सिद्धांत और ड्यूलिस्टिक को बोलेंगे द्वैतवादी सिद्धांत। अद्वैतवादी सिद्धांत क्या बोलता है? प्लैनेट्स हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए सिंगल ऑब्जेक्ट बॉडी, यानी कि सारे के सारे प्लैनेट जो हैं वो एक ही ऑब्जेक्ट से बने हैं, जैसा कि अब बिग बैंग थ्योरी में पढ़ते भी हैं। प्लैनेट और जो है वो सारे के सारे एक ही ऑब्जेक्ट से बने हैं। इसको हम एंसेस्ट्रल हाइपोथेसिस या पैतृक परिकल्पना भी इसी को बोलते हैं, अद्वैतवादी सिद्धांत को। द्वैतवादी सिद्धांत क्या बोलता है? प्लैनेट हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन या कॉन्टैक्ट ऑफ टू सब्सटेंसेस बॉडी और स्टार्स, यानी जो प्लैनेट हैं वो दो तत्वों के, दो चीज़ों के या तो कॉम्बिनेशन से, मिलने से या संपर्क में आने से बने हैं। और वो दो चीज़ें क्या हो सकती हैं? वो कोई सब्सटेंस हो सकता है, वो कोई बॉडी हो सकती है, या दो स्टार्स हो सकते हैं। इसको हम बोलते हैं बाई पैरेंटल कॉन्सेप्ट। जैसे हम इसको बोला एंसेस्टर पैतृक परिकल्पना, इसको बोलते हैं बाई पैरेंटल कॉन्सेप्ट। तो अद्वैतवादी में बताया गया कि सारे के सारे प्लैनेट एक ही चीज़ से बने हैं, और द्वैतवादी में बताया गया कि नहीं भाई, सारे के सारे जो प्लैनेट हैं वो एक चीज़ से नहीं बने, दो चीज़ों के या दो बॉडी के या दो स्टार के मिलने से बने हैं। ये दोनों जो है मॉडर्न आइडियोलॉजी हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली आइडियोलॉजी है उसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, इसको हम यूनिवर्सल थ्योरी भी कहते हैं क्योंकि यही सबसे ज़्यादा मानी जाती है। तो देखिए, बिग बैंग थ्योरी में क्या है, चलिए बिग बैंग थ्योरी की हम बात कर लेते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड द एक्सटेंडेड यूनिवर्स हाइपोथेसिस, यानी कि ये ब्रह्मांड की विस्तारवादी परिकल्पना इसको कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है। ये चीज़ें हमने जब ब्रह्मांड पढ़ा था, हमने इस फिजिकल ज्योग्राफी सीरीज जो हमने शुरू की है उसकी स्टार्ट ही हमने यहीं से किया था, एक्सटेंडेड यूनिवर्स हाइपोथेसिस, विस्तारवादी परिकल्पना से ब्रह्मांड की। तो कॉस्मिक एक्सपेंशन, जो ब्रह्मांड का एक्सपेंशन हो रहा है, रिफर्स टू द
एक्सपेंशन बिटवीन गैलेक्सीज़, उसका पता चलता है क्योंकि गैलेक्सियों के बीच में जो है दूरी लगातार बढ़ती चली जा रही है, उससे हमें पता चलता है कि भाई ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। और इस बात को सबसे पहले बताया था लेमेत्र ने बिग बैंग थ्योरी दी थी, लेकिन रॉबर्ट वागनर ने इसका एक्सप्लेनेशन किया। देखिए दो चीज़ें हैं, बिग बैंग थ्योरी किसने दी, तो बिग बैंग थ्योरी जो लेमेत्र ने दी, लेकिन बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन किसने किया, तो बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन किया रॉबर्ट वैगनर ने। दोनों नाम अलग अलग हैं, दोनों का काम भी अलग अलग है। एक ने थ्योरी दी है, दूसरे ने थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। तो रॉबर्ट वैगनर प्रेजेंटेड ए डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑन दिस थ्योरी इन 1967। 1967 में बिग बैंग थ्योरी पर रॉबर्ट वैगनर ने एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दी। वह एक्सप्लेनेशन क्या थी? अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से हमारा जो यूनिवर्स है वो 13.7 बिलियन पहले बना था। 13.7 बिलियन साल पहले। क्यों बना था? एज ए रिजल्ट ऑफ सडन लाउड एक्सपेंशन ऑफ ए मैसिव मास, एक बहुत ही बड़ा मास था, मैसिव मास में अचानक से एक एक्सप्लोजन हो जाता है, विस्फोट हो जाता है डेंस मैटर एंड द रेडिएशन फ्रॉम इट। ये जो मास था, ये मास बहुत ही डेंस मैटर का बना हुआ था, यानी इसका घनत्व बहुत ज़्यादा था। घनत्व और वजन बहुत अधिक होने के कारण इसमें जो है एक एक्सप्लोनेशन होता है और इससे जो है रेडिएशन निकलती है और ये सारी जगह फैल जाता है। क्या चीज़? एक मास, मैसिव मास ऑफ डेंस मैटर, इसमें एक्सप्लोजन होता है यानी विस्फोट होता है। कब? 13.7 बिलियन साल पहले। बिलियन में ये बात है, करोड़ों वर्षों पुरानी बात है। ये साल कब हुआ आपको याद नहीं रखना है, थ्योरी आपको याद रखनी है। मैनी बॉडीज़ वर फॉर्म्ड, इस विस्फोट के कारण बहुत से बॉडीज़ बनी। बहुत से बॉडीज़ का मतलब यहाँ हो सकता है आकाशीय पिंड बने, या आप सेलेस्टियल बॉडी समझ लीजिए इनको। सेलेस्टियल बॉडी बनी इस विस्फोट के कारण ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस आफ्टर द एक्सप्लोनेशन ओवर टाइम गैलेक्सी वर्ड फॉर्म्ड। जब इसमें विस्फोट हुआ, उस विस्फोट के कारण एक सब्सटेंस का निर्माण हुआ, उस सब्सटेंस के कारण कुछ बॉडीज़ का निर्माण हुआ और धीरे धीरे बाद में गैलेक्सी का निर्माण हो गया। ठीक है, इसी एक्सप्लोजन के कारण पहले सेलेस्टियल बॉडीज़ बनी, वो बॉडीज़ आपस में एक दूसरे के पास इकट्ठा हो गई गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, और फिर गैलेक्सीज का निर्माण हो गया। द रीफ्यूजन, पुनः विघटन हुआ, इन गैलेक्सी का पुनः विघटन हो जाता है, विखंडन हो जाता है। विघटन नहीं, विखंडन, विस्फोट भी नहीं है और विघटन भी नहीं है, विखंडन है। द रीफ्यूजन, पुनः विखंडन हुआ गैलेक्सीज में इनटू द गैलेक्सीज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्टार, जिसके कारण तारों का निर्माण हुआ। अब तारे की लाइफ साइकिल क्या होती है, तारे का निर्माण कैसे होता है, इस सीरीज में मैं ऑलरेडी उस पर डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊंगा। इन गैलेक्सीज के पुनः विखंडन के कारण जो है तारों का निर्माण होता है। एंड द फ्यूजन ऑफ द स्टार वुड लीड टू द प्लैनेट, और इन तारों के पुनः विखंडन के कारण जो है प्लैनेट्स का निर्माण हो जाता है। तो हम प्लैनेट के निर्माण पे आ गए हैं। बिग बैंग थ्योरी में विस्फोट से लेके प्लैनेट का निर्माण हो जाता है तारों के विखंडन के कारण। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इसी सीरीज़ के अंतर्गत, प्लेलिस्ट में आप जाके आप देख लीजिएगा। दिस प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन एट प्रेजेंट, और ये जो प्लैनेट का निर्माण हो गया तारों के विखंडन के कारण, और जो लगातार ब्रह्मांड में एक्सपेंशन होता चला जा रहा है, इस प्रोसेस को अभी भी प्रेजेंट में भी ये प्रोसेस हो रहा है। ये लगातार होने वाली क्रिया है, कभी ना समाप्त होने वाली क्रिया है। और इस थ्योरी को कंफर्म किया जा सकता है डॉपलर इफेक्ट के कारण। डॉपलर इफेक्ट, अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपने पढ़ा होगा डॉपलर इफेक्ट। जब कोई वस्तु हमसे पास में हमारे पास में आ रही होती है गति के साथ, या हमसे दूर जा रही होती है, तो उसकी आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो बदल जाती है, लैम्डा। आप अगर फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा, वैसे आपको पता करने की जरूरत नहीं है। एक साइंस की थ्योरी है डॉपलर इफेक्ट, उसके द्वारा बिग बैंग थ्योरी को कंफर्म किया जा सकता है। इतना ही जानना आपके लिए काफ़ी आवश्यक होगा। अब देखिए, बिग बैंग थ्योरी के कारण ये हमारा ब्रह्मांड बना नहीं बना, इस चीज़ को जानने के लिए साइंटिस्ट ने एक प्रयोग भी किया। उसका नाम था लार्ज हार्डर कोलाइडर। क्या? लार्ज हार्डन कोलाइडर। लार्ज हार्डन कोलाइडर एक प्रयोग किया गया हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा 2008 में। तो चलिए इसको भी जान लेते हैं क्या है। आ सकता है डायरेक्ट नाम पूछा जा सकता है इसका, इससे तो नहीं पूछा जाएगा। लार्ज हार्डन कोलाइडर, इसके द्वारा एक ऐसी घटना को दोहराने का प्रयास किया गया जैसी घटना बिग बैंग थ्योरी के टाइम पे जब उस हाई डेंसिटी के लार्ज मैटर में विस्फोट हुआ, ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश करी गई फिर से। किसके द्वारा? लार्ज हार्डन कोलाइडर के द्वारा। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है लार्ज हार्डन कोलाइडर का है, मैं आपको समझाता रहूँगा। ये धरती के नीचे बनाया गया है, धरती के नीचे एक बड़ी सी ट्यूब है, उसके अंदर ये जो प्रयोग किया गया था। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर। जो लार्ज हार्डन कोलाइडर है वो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर है। विच एम्स टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, जिसका उद्देश्य था ये पता लगाना कि भाई यूनिवर्स का
यूनिवर्स का जो यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है। इस प्रयोग के द्वारा ये पता लगाने की कोशिश करी गई। इट वाज लॉन्च्ड ऑन सितंबर 10, 2008 को ये लॉन्च किया गया। दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन नियर जिनेवा। जिनेवा के पास में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। और जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। इसके अंदर 27 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनाई गई थी। देखिए ये धरती है, ये हमारी धरती की ऊपर वाली सतह है, इसके नीचे ज़मीन खोद के यहाँ पे एक 27 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई। और ये जो जगह आपको दिख रही है ये स्विट्जरलैंड के पास जिनेवा है। जिनेवा के पास स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पर ये प्रयोग किया गया। तो नीचे जो ये आपको दिखाई दे रही है 27 किलोमीटर लंबी एक टनल है। इनसाइड दिस पाइप, इस पाइप के अंदर टू हाई एनर्जी एंड स्पीड बीम्स वर फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। इस पाइप के अंदर, इस टनल के अंदर 2 प्रकाश के बीम अपोजिट डायरेक्शन से छोड़े गए और वो आपस में आके टकराए, जिनकी जो स्पीड थी वो प्रकाश की गति के बराबर थी। स्पीड वर सेम एज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ड्यू टू द म्यूचुअल कोलिजन ऑफ दिस बीम्स, जब ये बीम आपस में टकराए इस ट्यूब के अंदर, तो कुछ समय के लिए ही, कुछ क्षण के लिए ही एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी घटना या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जैसे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय, बिग बैंग थ्योरी के समय उत्पन्न हुई थी 13.7 बिलियन साल पहले। तो ऐसी सिचुएशन इस प्रयोग के द्वारा इस टनल के अंदर उत्पन्न हुई। इससे ये कहा जा सकता है कि ब्रह्मांड का जो उत्पन्न हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, वो बिग बैंग थ्योरी से ही हुई होगी। इस प्रयोग का नाम आप याद रखेंगे, लार्ज हार्डन कोलाइडर इस प्रयोग का नाम है। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये जिनेवा में हुआ था, स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पे सितंबर 2008 में। क्यों करा गया था? तो बिग बैंग थ्योरी के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है या नहीं हुई, इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट के द्वारा जानने की वैज्ञानिकों ने कोशिश करी थी। अब तक का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट इसको कहा जाता है। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट अमंग द नॉन प्लैनेट वेयर लाइफ इज़ पॉसिबल। अब तक जितने भी ज्ञात प्लैनेट हैं उनमें पृथ्वी ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर जीवन संभव है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है नॉन प्लैनेट, मतलब हम ये बात बिल्कुल मान रहे हैं कि ब्रह्मांड में और भी ऐसे प्लैनेट हो सकते हैं जहाँ पे जीवन संभव है, लेकिन जितने भी हमें ज्ञात हैं उनमें पृथ्वी अभी तक एक अकेला प्लैनेट है जहाँ पर जीवन संभव है। लाइफ हैज़ बीन पॉसिबल ओनली ड्यू टू द म्यूचुअल कॉम्बिनेशन ऑफ द लाइथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। देखिए 3 तरह के ये मैंने आपको बताए हैं। जैव मंडल क्या है, ये लाइथोस्फीयर क्या है, स्थल मंडल क्या है, जल मंडल क्या है और वायुमंडल क्या है। तीनों के कॉम्बिनेशन से ही यहाँ पे जीवन संभव हो पाया है। जो धरती वाला पार्ट होता है, लैंड वाला पार्ट होता है, उसको लाइथोस्फीयर कहा जाता है। जो पानी वाला पार्ट होता है उसको हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। जो हवा वाला हिस्सा है, हमारे हवा वाला जो हिस्सा है वायुमंडल, उसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। और जहाँ पे ये तीनों चीज़ें मिलती हैं उसको लाइथोस्फीयर कहा जाता है। और उस लाइथोस्फीयर में ही यानी जैव मंडल में ही जीवन संभव हो पाया है। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर है, ये हाइड्रोस्फीयर है, ये लाइथोस्फीयर है। और तीनों को संयुक्त रूप से मिलाने पे बनता है बायोस्फीयर, जहाँ पर जीवन संभव है। ठीक है, इसी कारण से इन तीनों के म्यूचुअल कॉम्बिनेशन के कारण ही यहाँ पर जीवन संभव हो पाया है। These 3 important environmental component of the earth influence each other। ये जो एनवायरनमेंट के 3 इंपॉर्टेंट घटक हैं, कौन कौन से? हाइड्रोस्फीयर, लाइथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। वायुमंडल, जैव मंडल और वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। These 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जीवन की उत्पत्ति के लिए। द अर्थ लैंड मास मेड ऑफ द रॉक्स इज कॉल्ड द लाइथोस्फीयर। पृथ्वी का जो लैंड मास है, जो चट्टानों से बना हुआ है, उसको हम लाइथोस्फीयर कहते हैं। इसको कहते हैं लाइथोस्फीयर यानी स्थल मंडल। द वाटर पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। पृथ्वी का पानी वाले हिस्से को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर का मतलब यह समुद्र से ही नहीं है, झील से, नदी से, छोटे मोटे तालाब से, सबका संबंध हाइड्रोस्फीयर से ही है। जहाँ पे पानी है वहाँ हाइड्रोस्फीयर है। ठीक है, और उसके अलावा द एनवेलप ऑफ द गैसेस फाउंड अराउंड द अर्थ। पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसों का एनवेलप पाया जाता है यानी वायुमंडल, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। वायुमंडल यानी स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, इन तीनों के म्यूचुअल कॉम्बिनेशन से ही बनता है जैव मंडल यानी बायोस्फीयर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बायोस्फीयर क्या होता है। तो चलिए हम अब पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है तो हमने बिग बैंग थ्योरी से जान लिया। हम जानने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति तो हो गई है, लेकिन जो अभी हमने देखा लाइथोस्फीयर, अभी हम देखिए हम तीनों चीज़ों को अलग अलग पढ़ेंगे। हम लाइथोस्फीयर की फिजिकल ज्योग्राफी अलग पढ़ेंगे जिसमें पर्वत आएंगे, पठार आएंगे, पहाड़ आएंगे। उसके बाद हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आएगी। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा जल मंडल है उसमें ओशियन आएंगे, ओशियनिक क्रस्ट आएगी।
उस ट्रेंचेज आएंगी, कैसे वो समुद्र की संरचना हो रही है ये हम जानेंगे। वायुमंडल में हम पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना कैसे होती है, एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी लेयर हैं, गैसें किस किस तरह से रहती हैं, हवा कैसे हमारे मौसम को प्रभावित कर देती है, हवा किस तरह से चलती है, हवा कैसे बहती है, ये सारी चीज़ें हम अलग अलग चीज़ों में पढ़ेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति से हम धीरे धीरे चलते हुए हमारे स्थल मंडल की तरफ आ गए हैं, तो हम स्थल मंडल के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम जाएंगे एटमॉस्फेयर में, और उसके बाद जाएंगे हम किस में जाएंगे, उसके बाद जाएंगे जल मंडल में, ठीक है। और इस तरह से हमारी फिजिकल ज्योग्राफी कवर हो जाएगी। तो हम अपने फिजिकल ज्योग्राफी का पहला भाग अब शुरू करने जा रहे हैं, जो है स्थल मंडल यानी लाइथोस्फीयर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लाइथोस्फीयर में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, पर्वत, पठार, नदियाँ कैसे निकलती हैं, सब चीज़ें इसी के अंदर, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, देश, लैंड मास, सभी इसी के अंदर कवर होने वाला है। तो चलिए हम स्थल मंडल के विकास को शुरू कर लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द लाइथोस्फीयर। ड्यूरिंग द इवोल्यूशन, विकास क्रम में, पृथ्वी की उत्पत्ति के विकास क्रम में, ऑफ द अर्थ ओरिजिन, व्हेन मैटर वाज गैदरिंग एट वन प्लेस, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और विकास क्रम में, पृथ्वी के विकास क्रम में, उत्पत्ति के विकास क्रम में जब सारी धातुएं, मैटर्स एक जगह इकट्ठी हो रही थीं, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सारी चीज़ें जो आसपास की थी वो एक जगह इकट्ठी होनी शुरू हुई। उसके साथ साथ हीट वाज जनरेटेड ड्यू टू द म्यूचुअल कोलिजन एंड द फ्रैक्शन, जब सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठा होनी शुरू हुई ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो उसके कारण जब चीज़ें आपस में आके लड़ेंगी, एक दूसरे से फ्रिक्शन करेंगी, एक दूसरे से टकराएंगी, तो हीट की उत्पत्ति होगी। यानी तो इसके कारण क्या हुआ, हीट यानी ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द हीट, इस ऊष्मा के कारण, इस हीट के कारण, द मैटर स्टार्टेड मेल्टिंग, जो भी चीज़ें थीं, जो भी मैटर था वो पिघलना शुरू हो जाता है। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, और ये पिघलने वाली क्रिया है तब तक होती रहती है जब तक कि पृथ्वी की उत्पत्ति ही नहीं हो जाती। एंड द सेम टाइम आफ्टर दैट, और पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद भी घटनाएँ होती रहती हैं। ड्यू टू द एक्सट्रीम हीट इतनी अधिक बढ़ जाती है, एक्सट्रीम हो जाती है। द अर्थ रिमेन्ड पार्शली लिक्विड, पूरी पृथ्वी शुरू में जो थी लिक्विड ही थी, यानी द्रव के रूप में थी। एंड द लाइटर एंड द हैवियर सब्सटेंसेस बिगेन टू सेपरेट ड्यू टू द डिफरेंस इन द डेंसिटी, घनत्व में अंतर के कारण हल्की और भारी जो चीज़ें हैं वो अलग अलग होने लगती हैं। देखिए गिलास में पानी भर लीजिए और उसमें एक गिलास में पानी मत भरिए आप, दो अलग अलग लिक्विड गिलास के अंदर डालिए, एक भारी होना चाहिए, एक हल्का होना चाहिए। यानी एक पेट्रोल डाल दीजिए, एक पानी डाल दीजिए, एक का घनत्व कम है, एक का घनत्व ज़्यादा है, तो वो दोनों चीज़ें धीरे धीरे देखेंगे आप अगर एक साथ भी मिलाएंगे तो कुछ समय के बाद वो एक दूसरे से अलग अलग होकर अपने अपने स्थान में चली जाएंगी। भारी चीज़ें ले जाएंगी अंदर, हल्की चीज़ें रह जाएंगी बाहर, क्योंकि उस टाइम पे हीट के कारण सारी पृथ्वी भी लिक्विड रूप में ही थी। तो उसमें जो लाइटर चीज़ें थी वो बाहर आ गई, जो हैवियर मैटर थे वो अंदर चले गए। क्यों? क्योंकि उनके घनत्व में अंतर था। इन द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन, इस जो डिफ्रेंशिएशन हो रहा था घनत्वीकरण मैटर्स का, उसके कारण में क्या हुआ कि हैवी सब्सटेंसेस सच जैसे कि आयरन और निकल भारी होते हैं, वो मूव टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो अर्थ के सेंटर में चले गए, क्योंकि वो भारी थे, घनत्व अधिक था। अभी तक सब लिक्विड ही है यहाँ पर। और जो हल्के सब्सटेंसेस थे जैसे सिलिका और एल्यूमिनियम, वो पृथ्वी की सरफेस पे ही रह गए, ऊपर रह गए, क्योंकि उनका घनत्व जो था कम था। यहाँ तक सब कुछ लिक्विड ही था। दीज सब्सटेंसेस ये पदार्थ जो है कार्ड ड्यू टू विच दे बिकम सॉलिड, कार्ड नहीं कूल्ड लिखा है ये। धीरे धीरे समय के साथ साथ पृथ्वी ठंडी होनी शुरू होती है और ये सब्सटेंसेस थे यानी जो आयरन, निकल, सिलिका, एल्यूमिनियम और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस, ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है, ये ठंडे होने शुरू होते हैं और फिर ये सॉलिड बन जाते हैं और साइज में भी छोटे हो जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर घटेगा तो इनका साइज भी घटेगा। ये जब सॉलिड हो जाएंगे तो इनका जो साइज है वो कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें ठंडी हो जाती हैं, इनका साइज कम हो जाता है और धरती की क्रस्ट यानी परपटी, भू परपटी का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? भू परपटी यानी क्रस्ट, यानी सबसे ऊपर वाला धरती का हिस्सा, उसे ही हम क्रस्ट कहते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो ऊपर वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इसी को हम बोलते हैं क्रस्ट यानी भू परपटी। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ये जो ऊपर वाला आपको दिखाई दे रहा है यही भू परपटी है, यही क्रस्ट है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मून, इसके बाद जब जैसा हमको माना जाता है कि जो चंद्रमा है वो भी पृथ्वी से टूट के अलग हुआ है, तो चंद्रमा का विकास कैसे हुआ? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मून द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ अगेन इंक्रीज, एक बार फिर से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। एंड हीट वाज जनरेटेड, फिर से हीट जनरेट होती है। थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन द मटेरियल ऑफ द अर्थ वाज सेपरेटेड इनटू द मैनी लेयर्स, जिसके कारण क्या होता है, क्योंकि जब चंद्रमा की उत्पत्ति हो रही है तो फिर से जो धरती का तापमान बढ़ जाता है। अभी धरती का तापमान बढ़ने के कारण क्या होता है, अंदर जो मैटर्स हैं, अंदर जो हमने देखा कि अलग अलग घनत्व की चीज़ें, मैटर्स जो हैं ठंडे होकर अलग अलग नीचे इकट्ठे हुए हैं, वो इस बार क्या होता है, वो फिर से क्योंकि उनके उनका जो घनत्व है वो अलग अलग है, उस डिफ्रेंशिएशन के कारण ये मैटर जो हैं
वो फिर से अलग अलग अपनी अलग अलग लेयर बना लेते हैं। इस बार जब पृथ्वी गर्म हुई, मून का जब फॉर्मेशन हो रहा था, तो इसके अंदर जो मैटर्स हैं वो अलग अलग लेयर ही बना लेती हैं, यानी वो अलग अलग लेयर में इकट्ठी हो जाती हैं। और उनको कहा जाता है, इन लेयर को, पृथ्वी के अंदर जो लेयर बन जाती है उनको कहा जाता है क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। यानी धरती के अंदर 3 लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये तीनों कब बनी? ये तीनों जब बनी जब पृथ्वी का तापमान फिर से बढ़ा चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान। तो क्रस्ट क्या होती है? पृथ्वी के सबसे ऊपर तो मैंने आपको बताया क्रस्ट है। क्रस्ट से मैंने आपको बताया ये क्रस्ट सबसे ऊपर वाली पृथ्वी का जो हिस्सा है इसको हम क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। क्रस्ट के ऊपर ही लाइथोस्फीयर होता है, या आप क्रस्ट को लाइथोस्फीयर भी बोल सकते हैं। सबसे ऊपर वाला जो पृथ्वी की सतह है इसको कहते हैं क्रस्ट यानी भूपर्पटी। और उसके नीचे होता है मेंटल। मेंटल को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ठीक है। ये मेंटल है। और उसके नीचे होती है कोर। कोर के भी 2 हिस्से हैं, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर जो है वो लिक्विड रूप में है, लिक्विड में है, और इनर कोर जो है वो सॉलिड है। तो पृथ्वी को जो ये भागों में बांटा गया है, इस तरह से पृथ्वी को हम बांट सकते हैं। सबसे ऊपर क्रस्ट है, क्रस्ट यानी लाइथोस्फीयर, स्थलमंडल इसी को बोलते हैं। उसके नीचे मेंटल है, मेंटल के 2 हिस्से हैं, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। उसके नीचे कोर है, आउटर कोर और इनर कोर। इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लाइथोस्फीयर। इसमें सबसे ऊपर जो पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली लेयर यानी क्रस्ट है उसे हम कहते हैं लाइथोस्फीयर या स्थल मंडल। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, यही पृथ्वी का सबसे हार्ड पार्ट है। पृथ्वी के जितने भी संरचनाओं में जितने भी हिस्से हैं आपको दिख रहे हैं, ये स्लाइस पृथ्वी का ही कटा हुआ है, उसमें सबसे हार्ड जो है वो लाइथोस्फीयर ही है। इट इज ए प्लेन फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन कंसिस्टिंग ऑफ द क्रस्ट एंड अपर मेंटल। ये एक प्लेन है, डिपोजिशन से ये जो जगह है प्लेन बन गई है। और इसके अंदर क्या क्या था लाइथोस्फीयर के अंदर? एक तो मैंने आपको बताया क्रस्ट भी आती है, और क्रस्ट के अलावा जो अपर मेंटल है इसको भी लाइथोस्फीयर में सम्मिलित कर लिया जाता है। तो जो क्रस्ट है, क्रस्ट मतलब सबसे ऊपर वाला जो आपको दिखाई देता है वो क्रस्ट है, और नीचे जो अपर मेंटल वाला हिस्सा है, इन दोनों को जोड़ के हम क्या कहते हैं? लाइथोस्फीयर यानी स्थल मंडल। इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट। स्थल मंडल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो ओशियनिक लाइथोस्फीयर और एक कॉन्टिनेंटल लाइथोस्फीयर। यानी जो हमारा महाद्वीप है, कॉन्टिनेंटल है, लैंड मास है, उसके ऊपर वाली जो सतह है उसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल लाइथोस्फीयर। और जो समुद्र है, उन समुद्र के नीचे जो सतह है उसे हम कहते हैं ओशियनिक लाइथोस्फीयर। तो अगली वीडियो में हम ओशियनिक लाइथोस्फीयर और कॉन्टिनेंटल लाइथोस्फीयर के बारे में जानेंगे। ये किस तरह से एक को सियाल और एक को सीमा क्यों कहा जाता है, सियाल और सीमा में क्या अंतर होता है। आई होप वीडियो में यहाँ तक आपको जो बताया गया वो अच्छा लगा होगा। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो लाइक कीजिएगा। आपके कमेंट्स हमारी जो वीडियो बनाने की इच्छा है उसको और अच्छा बनाते हैं, वीडियो को हम और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो कमेंट भी ज़रूर करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अपना खूब ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। जय हिंद, जय भारत।